नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान को जंग का मैदान बनाने की तैयारी में है विद्रोही, पाकिस्तानी सेना और चीन की बढ़ेगी टेंशन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भूमध्य सागर की ओर बढ़ा रूस का महाविनाशक युद्धपोत, यूक्रेन की पूरी नौसेना को कर सकता है तबाह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूसी मीडिया में उठा कश्मीर का मुद्दा, पुतिन सरकार ने नकारी रिपोर्ट, कहा यह भारत पाकिस्तान का आपसी मामला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है, संसद में बोले पीएम मोदी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कब्रिस्तान का जिक्र कर समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर मुख्यमंत्री योगी ने साधा निशाना, बोले हम अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास करेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बलूचिस्तान को जंग के मैदान में बदलने की तैयारी में है विद्रोही, पाकिस्तानी सेना और चीन की इससे बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोही अपनी ताकत को मजबूत करते हुए पाकिस्तान सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं, और ये विद्रोही अब तक दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुके हैं, और अब इससे पाकिस्तानी सेना और चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों, चीन की टेंशन इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि जो सीपैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत उसके लिए महत्वपूर्ण एक बहुत महत्व रखता है, और इसी के बाद अब बलूचिस्तान जब जंग का मैदान बन जाएगा तो चीन को जबरदस्त नुकसान होना तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूमध्य सागर की ओर बढ़ा रूस का महाविनाशक युद्धपोत, यूक्रेन की पूरी नौसेना को कर सकता है तबाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूसी नौसेना के दो महाविनाशक युद्धपोत तेजी से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। अब भूमध्य सागर में दो और काला सागर में एक और स्लाव सागर में क्रूजर मौजूद है। इसी के साथ रूसी नौसेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत माना यह जाता है, और इन युद्धपोत पर इतने गोला बारूद मौजूद हैं जो पूरे यूक्रेन को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। रूसी नौसेना के कई विध्वंसक क्रूजर और फ्रिगेट्स इस समय पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पश्चिम में काला सागर, भूमध्य सागर के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी मीडिया में उठा कश्मीर का मुद्दा, तो पुतिन सरकार ने नकारी रिपोर्ट, कहा यह भारत पाकिस्तान का आपसी मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अपनी उन मीडिया रिपोर्ट्स को सीधे तौर पर नकार दिया है जिनमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इस विवाद पर बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर पर कोई भी बात भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। इसी के साथ पुतिन सरकार का यह बयान रेड फिश डिजिटल मीडिया की ओर से किए गए उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उसने कश्मीर पर बनाई एक डॉक्यूमेंट्री की झलक दिखाई थी और कश्मीर की फिलिस्तीन से तुलना कर दी थी। ट्विटर पर रेड फिश डिजिटल मीडिया को रूस की सरकारी मीडिया बताया गया है, और अपनी वेबसाइट पर रेड फिश खुद को कई अवार्ड जीतने वाला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बताता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का संसद में बयान, कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग की बन चुकी है लीडर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के चालू बजट सत्र में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर तक बता डाला। दरअसल संसद का 2022 का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल तक भारत के विकास में सक्रिय योगदान का समय है। आइए नया संकल्प लें और अपने पिछले अंतराल को पाटने और देश के विकास के लिए काम करने के लिए एक बने। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस कर्तव्य की बात से बौखला गई है। आप कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते। कर्तव्यों पर पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक स्वतंत्र भारत है। हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये देश एक और श्रेष्ठ है, और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया है, लेकिन
फूट डालो और राज करो का विचार कांग्रेस के डीएनए में है। यही कारण है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। जब सीडीएस रावत की मृत्यु हुई, लाखों तमिल कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे और जब उनका शरीर गुजरा तो तमिलों को वीड़ी वड़क्कम कहते हुए सुना गया। और ये मेरा देश है। बंगाली, मराठी, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमिया, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कन्नड़ और हिंदुस्तानी ने सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। ये पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। सदन का अपमान किया गया है कि राष्ट्र शब्द हमारे संविधान में नहीं आता। राष्ट्र शासन या सरकार की व्यवस्था नहीं है और ये हमारे लिए एक जीवित आत्मा है। हजारों सालों से लोग इससे जुड़े रहे हैं। महंगाई पर पीएम मोदी ने कहा कि पंडित जी ने लाल किले से कहा था कि कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभाव करती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। आगे कहते हैं कि अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर महंगाई पर पड़ता है। अगर वो अभी यहाँ होते तो पार्टी महंगाई के लिए महामारी को जिम्मेदार ठहराती, लेकिन हम इससे निपट रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री ने महंगाई के आगे हार मान ली थी। महामारी के बावजूद इन्फ्लेशन दर 5.2% थी और खाद्य इन्फ्लेशन लगभग 3% थी। हमने सुनिश्चित किया है कि महामारी के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान न छुएं। यूपीए सरकार के दौरान महंगाई दोगुने अंकों में थी। और इसी के साथ पी चिदम्बरम, जो अब कॉलम लिखते हैं, उन्होंने 2012 में कहा था कि लोग पानी की बोतलों और बिस्कुट की कीमतों से सहमत हैं, लेकिन अनाज की कीमतों में 1 रुपये भी बढ़ोतरी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कब्रिस्तान का जिक्र कर समाजवादी पार्टी आरएलडी पर मुख्यमंत्री योगी ने साधा निशाना। बोले, हम अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और उनके साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोकदल पर बड़ा हमला बोला। मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुझसे एक सेक्युलर नेता ने कहा है कि आप सिर्फ तीर्थों की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा, हमारी जहां आस्था होगी हम वही काम करेंगे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी ने सोच का पैमाना बदला, महामारी को भारत के लिए एक अवसर में बदला, अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नए भारत को बाधाओं और नकारात्मकताओं से नहीं रोका जा सकता, तथा उन्होंने देश की सोच के पैमाने को बदल दिया है, जिससे भारत ने सदी की सबसे बड़ी महामारी को अवसर में बदल दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का ट्विटर पर एक लिंक साझा करते हुए गृह मंत्री ने सभी से मोदी का भाषण सुनने की अपील की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे की बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बयान जारी करने लगा ताकत और कमजोरी की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते को किसी की ताकत या दूसरे की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझ जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के उस दावे को पूरी तरह से भ्रामक बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम अभी तक बरकरार है, क्योंकि भारत ने ताकत की स्थिति में रहते हुए भी इस पर बातचीत की थी और इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने पिछले साल 25 फरवरी को ऐलान किया कि वो 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पालन करेंगे और इसके तहत दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी को बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की टिप्पणी से एक दिन पहले ही भारतीय सेना प्रमुख ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है।
क्योंकि हमने ताकत की स्थिति के साथ बातचीत की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की जाएगी कुर्सी, सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं विपक्षी दल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। कर्ज में डूब चुके पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ नजर आए। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान सरकार गिराने के लिए सभी हथकंडे अपनाने पर सहमति जताई है और विपक्षी दलों ने कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल कर सरकार गिराने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान 2 आतंकी ढेर, पुलिस पर की गई अंधाधुंध फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के जक्कूरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और इस दौरान श्रीनगर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तलाशी अभियान में 2 पिस्तौल और 5 हथगोले सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद की बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहा अभियान तेजी से जारी है ताकि घाटी में शांति व्यवस्था बनी रह सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला, कहा राहुल गांधी ने हमारी सेना के पराक्रम पर उठाए सवाल, ये कतई बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मथुरा वो पहुंचे और यहां बलदेव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने गलवान घाटी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के सरकारी अखबार ने जो लिखा उसे राहुल जी ने सही माना और हमारे सैनिकों के पराक्रम पर सवाल या निशान लगाते हुए राहुल गांधी ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार ने लिखा कि गलवान घाटी में चीन के 38 से 50 जवान मारे गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत जो बोलता है उसे सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है और भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचा सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा जारी करेगी अपना संकल्प पत्र और किसानों को लेकर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे की काट के तौर पर भाजपा अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो चुनावी वादा किया था उसे कुछ और मॉडिफाइड करते हुए यूपी में भी संकल्प पत्र में लाने की तैयारी हो रही है। साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से देने का ऐलान कर सकती है और अभी केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना मिलता है और ऐसी योजना मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में चल रही है, जहां केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें अपनी तरफ से योगदान कर किसान सम्मान निधि को सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला, बोले एक तरफ विकास चलेगा तो दूसरी तरफ बुलडोजर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शामली वो पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले कोविड अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि तीसरी लहर को नियंत्रित कर चुके हैं और कोरोना के केस काफी कम हुए हैं और इस लहर में संक्रमण ज़्यादा है, लेकिन वैक्सीन लगाने वालों के लिए ये सामान्य वायरल की तरह है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और कोरोना वॉरियर्स ने अच्छा काम किया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूर कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों में
55 घंटे से जारी है भीषण जंग, खाने के लिए तरसी जनता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर शहर में 55 घंटे बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर अब भी बलूच विद्रोहियों का कब्जा बना हुआ है। पाकिस्तान ने इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रखा है और पिछले करीब 3 दिनों से चल रही लड़ाई की वजह से अब लोगों के घरों में राशन की कमी हो गई है और वो परेशान हैं। इस बीच बलूच विद्रोहियों ने 170 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले को अंजाम दे रहे बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने बुधवार रात पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के नौशकी और पंजगुर शिविरों पर किए 2 बड़े हमले में लगभग 170 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने फिर लगाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने राजनीतिक विचारधाराओं और कट्टरपंथी विचारधाराओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए राजनीतिक विचारधाराएं एक बहुलवादी लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, तो वहीं कट्टरपंथी विचारधाराएं आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि दोनों को एक ही नजरिए से देखने का कोई भी प्रयास गलत और प्रतिकूल है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय द्वारा आयोजित सदस्य देशों की राजदूत स्तर की वार्षिक ब्रीफिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि राष्ट्र को 9/11 से पहले के दौर में नहीं जाना चाहिए, जब आतंकवादियों को आपका आतंकवादी और मेरा आतंकवादी में विभाजित किया जाता था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान की हर चाल होगी विफल, सेना प्रमुख ने अधिकारियों संग लिया सीमा पर हालातों का जायजा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सभी सेना कमांडरों सहित शीर्ष भारतीय सेना के नेतृत्व ने आज गुरुवार को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा की। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान और चीन सीमा के उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में नेतृत्व में परिवर्तन हो गया है। सेना प्रमुख ने सेना के अन्य कमांडरों के साथ चीन पाकिस्तान सीमा पर स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान सेना के कमांडरों की उत्तर पूर्वी सेक्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों सहित चीन की सीमा पर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में मौनी बाबा नहीं, मोदी सरकार दुश्मन के घर में घुसकर सिखाती है सबक। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह का बड़ा बयान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी गाजियाबाद के लोनी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जुबानी जंग किया। उन्होंने कहा कि हमने यूपी की जनता से 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की थी। हमने कहा था पूर्ण बहुमत मिलने के बाद माफिया को खत्म कर देंगे। आपसे हमें पूर्ण बहुमत मिला तो हमने आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को जेल के अंदर पहुंचा दिया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू यहां आए तो उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं उनसे कहकर जाता हूं कि अपने आप में रहिएगा, घर में रहिएगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। अमित शाह ने लोनी की जनता को कहा कि आप डरिए नहीं, अब यहाँ दंगा नहीं होने वाला है। दंगाइयों पर हमने पैनी नज़र रखी हुई है और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। योगी सरकार के 5 साल के शासन में एक दंगा भी नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने दंगा पीड़ितों को आरोपी बनाया और आरोपियों को पीड़ित बना दिया और समाजवादी पार्टी सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई और उनकी लाशों को नदियों में बहा दिया था। हमारी सरकार में पिछले 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ। यूपी में किसानों का ऋण माफ करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया भाजपा की सरकार ने और इसी के साथ हमारी सरकार में पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सब काम गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और बदला लिया। मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। आज सभी को पता है कि भारत में मौनी बाबा की सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में बिजली आती नहीं थी और हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। हमने यूपी और इस इलाके के विकास के लिए हर संभव कोशिश की है। दोस्तों, करते हैं अपनी बड़ी
खबर की तरफ, पाकिस्तान चीन सीमा पर अभी जंग का ट्रेलर, भविष्य में बड़ी लड़ाई के लिए रहना होगा तैयार। आर्मी चीफ नरवणे ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां देख रहा है और उसके विरोधी अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास लगातार जारी रखेंगे। जनरल नरवणे ने एक संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत अलग तरह की कठिन तथा बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित किया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।